हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग हब। और आज हम करेंगे हमारे नेक्स्ट पीवाईक्यू, नेक्स्ट 10 पीवाईक्यू क्या रहने वाले हैं आज की क्लास के। आज हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं, उनको करके देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस जो हैं वो क्या क्या होंगे। डन। आई होप आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी अभी ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, जो सीईटी के एग्जाम अभी होंगे आगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ रेसर कैन कवर 200 मीटर, सेकेंड, हाँ, A racer can cover 200 meters in 24 seconds. डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 200 मीटर है और टाइम क्या दिया है इसने 24 सेकेंड दिया है। व्हाट इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड क्या होगी किलोमीटर पर आवर में, ये चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं उसकी आंसर तो हम करेक्ट कर देते हैं बट उसने जो पूछा उसके अकॉर्डिंग हम नहीं करते हैं। किलोमीटर यहाँ पे दिया है तो, और हमें जो यूनिट्स दी गई हैं पहले डिस्टेंस और टाइम की वो मीटर और सेकंड्स के अंदर गिवन है, तो उनको चेंज करना है किसके अंदर, किलोमीटर के अंदर। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, क्या दिया है 200 और टाइम यहाँ पर क्या किया है 24। बट इसको हमने चेंज करना है किसके अंदर, किलोमीटर के अंदर। तो जब हम किलोमीटर के अंदर चेंज करेंगे तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको कट करके देखिए कि कितने पे जो है वो कट होता है और हमारा आंसर जो है यहाँ पे क्या निकलता है। 5 1 जा, 5 4 जा 20 40, 8 3 जा 24, 8 5 जा एंड 3 6 जा। तो 5 और 6 कितना हो गया भाई 30 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, क्या किया हमने, डिस्टेंस गिवन था 200 मीटर, टाइम गिवन था 24 सेकेंड। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम की जगह पे टाइम की वैल्यू रखो, डिस्टेंस की जगह पे डिस्टेंस की वैल्यू रखो, टाइम की जगह पे टाइम की वैल्यू रखो और किलोमीटर के अंदर चेंज करना है तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। जब हम इन वैल्यूज को आपस में कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। अब आपने यहाँ पे क्या चीज़ जो है वो याद रखनी है, वो ये है कि अगर हमें यहाँ पे यूनिट्स, यहीं पे यूनिट्स अगर किलोमीटर दी होती और यहाँ पे ये आवर दिया होता और हमें बाद में बोलता कि मीटर पर सेकंड के अंदर इसका आंसर निकालो, तो हम क्या करते, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते। अब ये याद कैसे रखोगे, जैसे किलोमीटर ज़्यादा होता है तो 18 भी ज़्यादा वैल्यू है आज कंपेयर टू 5, तो 18 क्या आएगा ऊपर आएगा। बट जब मीटर के अंदर चेंज करना तो मीटर क्या है, छोटी वैल्यू है अगर हम किलोमीटर के कंपैरिजन में देखते हैं, और 5 भी क्या है, छोटी है। अगर छोटी में चेंज करना है तो छोटा नंबर ऊपर रखेंगे, बड़े में चेंज करना है तो हम बड़ा नंबर ऊपर रखेंगे। इस तरीके से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं अगर आप एग्जाम के अंदर कंफ्यूज होते हैं कि कैसे चेंज करना था इसको। ठीक है, छोटी में है तो उसको छोटे नंबर को ऊपर रख लो, बड़ी में कन्वर्ट करना तो बड़े नंबर को ऊपर रख लो। चलो भाई चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर। ये यहाँ पे 4 मेटल दिए गए हमें, सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है। तो इनमें से कौन सा जो है वो फ्री स्टेट के अंदर पाया जाता है। अब सोडियम तो नहीं होगा क्योंकि सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव होता है। सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव होता है। एल्यूमिनियम जो है वो ओर्स के अंदर पाया जाता है, जैसे कि बॉक्साइट और एल्यूमिनियम का होता है। कैल्शियम भी रिएक्टिव होता है। यहाँ पे जो हमारा आंसर रहने वाला है वो होगा प्लेटिनम। प्लेटिनम जो कि फ्री स्टेट के अंदर होता है ड्यू टू इट्स लो रिएक्टिविटी। इसकी जो रिएक्टिविटी है वो लो होती है। सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कैल्शियम भी रिएक्टिव होता है। एल्यूमिनियम जो है वो ओर्स की फॉर्म के अंदर पाया जाता है, जैसे कि हमारा बॉक्साइट हो गया। ठीक है, प्लेटिनम जो है वो फ्री स्टेट के अंदर पाया जाता है ड्यू टू इट्स लो रिएक्टिविटी। सो आवर आंसर इज द प्लेटिनम फॉर सेकंड क्वेश्चन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। जो डायमंड है वो किसका एलोट्रोप होता है, सिलिकॉन का, कार्बन का, या फिर सल्फर, या फिर जर्मेनियम। ये तो सभी को पता होगा कि जो डायमंड है वो किसका एलोट्रोप होता है, वो होता है हमारे कार्बन का। डायरेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट इज, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन स्लाइवा एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। जो स्लाइवा हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, जो डाइजेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है,
माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है, यानी कि माउथ का दूसरा नाम यहाँ पे बक्कल कैविटी भी होता है। बक्कल कैविटी माउथ के अंदर ही जो है वो डाइजेशन हमारी स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट होती है वहाँ पे? क्योंकि माउथ के अंदर हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। अब वो ग्लैंड्स जो है वो क्या करती हैं? सलाइवा रिलीज करती हैं। स्लाइवा किसको कहते हैं? जो पानी आता है हमारे मुंह में, जो उसको हम क्या कहते हैं? स्लाइवा। ठीक है। स्लाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेलिवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सेलिवरी अमाइलेज। ये एंजाइम है जो क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। किसका ब्रेक डाउन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है? स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। स्टार्च ब्रेक डाउन। यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में इसने ये पूछ लिया कि विच एंजाइम प्रेजेंट, स्लाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है जो स्टार्च की डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। तो आंसर यहाँ पे क्या है? अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज होता है, यहाँ पे इसने अमाइलेज दिया। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो गया? आंसर ऑप्शन नंबर सी। बट अगर यही पूछ ले कि जो सैलिवरी अमाइलेज है वो काम क्या करता है, यहाँ पे तो इसने काम बता दिया है, बट हमसे एंजाइम पूछ लिया है। कई क्वेश्चंस के अंदर ये क्या करेगा कि हमें एंजाइम बताएगा बट एंजाइम का फंक्शन पूछेगा कि ये एंजाइम जो है वो क्या फंक्शन करता है। तो वो सारी चीज़ हमने याद रखनी है कि डाइजेशन माउथ के अंदर स्टार्ट होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो स्लाइवा सीक्रेट करती हैं। स्लाइवा के अंदर सैलिवरी अमाइलेज एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो एंजाइम क्या करता है? स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं भाई। अगर हम बाकी ऑप्शंस भी देखें तो लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन, ये कहाँ चला गया? हाँ, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, बट ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, पेप्सिन स्टमक के अंदर होता है। ओके, next question, that is question number 5. Which tissue in plant is responsible for the transportation of water and mineral? वाटर एंड मिनरल की बात हो रही है कि प्लांट के अंदर वाटर एंड मिनरल को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, कौन सा टिश्यू है? तो फ्लोएम है, फ्लोएम फाइबर है, जाइलम है, या नन ऑफ दीज है? नन ऑफ दीज को यहाँ पे काट दो क्योंकि हमारा आंसर ऊपर ही है। फ्लोएम किससे रिलेट करता है? फूड से रिलेट करता है। फूड को अगर कोई ट्रांसपोर्ट करेगा तो क्या करेगा? फ्लोएम। तो फ्लोएम फाइबर भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? जाइलम। जो जाइलम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर एंड मिनरल्स की कंडक्शन के लिए। ठीक है, किसके लिए होता है? वाटर एंड मिनरल की कंडक्शन के लिए होता है। और अगर फूड और शुगर की यहाँ पे पूछता तब हमारा आंसर क्या होता? फ्लोएम होता, बट इसने पूछा है वाटर एंड मिनरल्स का, तो वाटर एंड मिनरल्स के लिए क्या होगा? हमारा जाइलम होगा। डन। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर द इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स डायरेक्शन? ओके, इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है और उसकी डायरेक्शन बताता है, तो कौन सा है? जनरेटर। जनरेटर तो कन्वर्ट करता है ना, जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। जनरेटर क्या करता है? जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको किसके अंदर कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। मोटर क्या है? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है ये मोटर। नेक्स्ट क्या है? एमीटर। एमीटर तो उसकी क्या होती है? मेजर द मैग्नीट्यूड मेजर करता है ये इलेक्ट्रिक करंट का, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? जो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं और उसकी जो डायरेक्शंस होती हैं उसको यहाँ पे डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? डिटेक्शन का काम करता है। डिटेक्शन स्मॉल करंट, स्मॉल करंट को एंड इट्स डायरेक्शंस को। स्मॉल करंट कहाँ कहाँ पर है और उसकी डायरेक्शन क्या है, गैल्वेनोमीटर का ये काम है, उसको डिटेक्ट करना है। एमीटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। मोटर का काम क्या है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। और जनरेटर को क्या करता है? जी से जनरेटर, जी से जनरेट, ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। आपने याद रखना है कि जब हमारी लाइट चली जाती है तो हम जनरेटर को ऑन करते हैं ताकि लाइट आ जाए।
तो जनरेटर हमें याद रहेगा, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मिनरल कंपोनेंट ऑफ द हीमोग्लोबिन। मेन कंपोनेंट क्या है हीमोग्लोबिन का? क्लोरीन है, आयरन है, कैल्शियम है या फिर सोडियम है। जो कैल्शियम है वो बोन्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, टीथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, मसल्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सोडियम फ्लूइड बैलेंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आयरन और क्लोरीन की अगर हम बात करें तो ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मतलब फ्लूइड बैलेंस के लिए होता है। इलेक्ट्रोलाइट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बच गया हमारे पास आयरन, जो कि हमारा आंसर होगा। मेन मिनरल कंपोनेंट ऑफ द हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन होता है, जो कि हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है। आयरन को हम असेंशियल कंपोनेंट कहते हैं हीमोग्लोबिन का, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन की हेल्प करता है बाइंडिंग के अंदर और ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को इन द ब्लड। नेक्स्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम इज कॉल्ड। जो ट्रांसफर होता है हीट का मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं, नन ऑफ दीज। रेडिएशन के अंदर भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो ये भी नहीं होगा। रेडिएशंस के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। कंडक्शन के अंदर क्या होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट जब होता है तब हीट ट्रांसफर होती है। डायरेक्ट कांटेक्ट अगर है तो हीट ट्रांसफर होती है। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? कन्वेक्शन। जो ट्रांसफर होता है हीट का थ्रू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम इज कॉल्ड द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के अंदर मेनली लिक्विड और गैसेस के लिए होता है। ये लिक्विड और गैसेस के अंदर जो हीट ट्रांसफर होता है वो किससे होता है? कन्वेक्शन से होता है। इट इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि लिक्विड और गैस के अंदर जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं, जिससे हीट ट्रांसफर होती है। कंडक्शन तब होता है जब दोनों ही मीडियम आपस के अंदर बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर हो। रेडिएशन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। सो जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो होगा हमारा कन्वेक्शन। चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज टू रिड्यूस फीवर और लोअर बॉडी टेम्परेचर। कौन सी मेडिसिन जो है वो यूज होती है, किस टाइप की मेडिसिन यूज होती है फीवर को कम करने के लिए या हमारी बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए? एंटीबायोटिक या फिर एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, नन ऑफ दीज। एंटीबायोटिक का काम क्या है? ये तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करती है। अगर कुछ इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर तब ये काम करती है, तो ये नहीं होगा। एनाल्जेसिक जो है ये पहले रिलीव पेन को कम करने के लिए यूज होती थी। तो जो मेडिसिन यूज होती है फीवर को कम करने के लिए, बुखार को कम करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए, वो कौन सी है? एंटीपायरेटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके आज का जो 10th क्वेश्चन रहने वाला है भाई, आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज कॉमनली नोन एज द लाफिंग गैस। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। N2O, SO2, CO2, H2S, ये सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी है ये? नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो कॉमनली नोन एज द लाफिंग गैस। जो SO2 है वो हमारी एक पंजेंट गैस होती है। ये क्या है? हमारी पंजेंट गैस है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। और H2S रोटन एग स्मेल के नाम से जाना जाता है इसको। रोटन एग स्मेल के नाम से इसको जाना जाता है H2S। तो जो लाफिंग गैस है वो कौन सी है? हमारी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। डन। तो जो आज के 10 क्वेश्चन थे ये सारे हमारा जो HSSC क्लर्क का एग्जाम हुआ था वहां से मैंने ये लिए गए हैं 10 के 10 क्वेश्चन। तो देखो कि क्लर्क के अंदर भी हमारे इस तरीके से साइंस के क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। डन।
सो हर एक क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है, एग्जाम के अंदर रिपीट नहीं होता तो हमें आइडिया लग जाता है सभी ऑप्शंस को। जब हम पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं तो वहां से हमारे 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं। तो हर एक क्वेश्चन जो है वो करना चाहिए। पीवाईक्यू लगाने से हमारे अंदर जो है वो क्या है, कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और हमने इन तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। सो पीवाईक्यू लगाना जो है बहुत ज़्यादा मस्ट होता है जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। डन। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। लाइक एंड शेयर द वीडियो। ओके, थैंक यू।